तो आज का 1 नंबर प्रश्न है आपका, उपापचय क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? बताइएगा। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, उपापचय क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन्स, सी ऊर्जा, डी ऊतक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उपापचय क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऊर्जा या ऊतक? पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो पहले का जो सही ऑप्शन है वो है सी, ऊर्जा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उपापचय क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें बदला जाता है? बताइएगा, उपापचय क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें बदला जाता है? ए अमीनो एसिड में, बी बसायुक्त एसिड में, सी सुक्रोज शुगर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उपापचय क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स को किस में बदला जाता है? ए अमीनो एसिड में, बी बसायुक्त एसिड में, सी सुक्रोज शुगर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, सुक्रोज यानी कि शुगर में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हरे पत्तों वाली सब्जियों में किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हरे पत्तों वाली सब्जियों में किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है? तो इसका ए ऑप्शन है आपका विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन B12, सी है विटामिन सी और डी है आपका विटामिन डी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हरे पत्ते वाली सब्जियों में किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है? तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, विटामिन ए। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस आयु अवस्था में बच्चों के शारीरिक विकास में तीव्रता आने लगती है? ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी पूर्व किशोरावस्था में। तो बताइएगा किस आयु अवस्था में बच्चों के शारीरिक विकास में तीव्रता आने लगती है? ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी पूर्व किशोरावस्था में। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, बाल्यावस्था में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस अवस्था में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में निरंतर वृद्धि होती है? बताइएगा किस अवस्था में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में निरंतर वृद्धि होती है? ए ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष, बी है 5 से 10 वर्ष, सी है 8 से 10 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 5 से 12 वर्ष। बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस अवस्था में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में निरंतर वृद्धि होती है? तो पांचवें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 5 से 12 वर्ष। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था में लड़के को कितने किलोग्राम प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है? किशोरावस्था में किसी लड़के को कितने किलोग्राम प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है? ए 2000 किलोग्राम, बी 3000 किलोग्राम, सी 4000 किलोग्राम, डी 5000 किलोग्राम। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किशोरावस्था में लड़के को कितने किलोग्राम प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है? छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, 3000 किलोग्राम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की निम्नतर स्थिति का कारण क्या है? बताइएगा ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की निम्नतर स्थिति का कारण क्या है? बाल विवाह, आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर अधिक निर्भरता, महिला साक्षरता का कम प्रतिशत या डी उपरोक्त सभी। बताइएगा कितने किलो? बताइएगा ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की निम्नतर स्थिति का कारण क्या है? बाल विवाह, आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर अधिक निर्भरता, सी महिला साक्षरता का कम प्रतिशत, डी उपरोक्त सभी। तो सातवें का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो डी, उपरोक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक संचार प्रक्रिया में कौन सा तत्व डिकोडर भी कहलाता है? बताइएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। जहां प्रश्न आपको कठिन लगे, थोड़ा अलग लगे, प्रश्न को कई बार पढ़ेंगे तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ए चैनल, बी संदेश, सी सेंडर, डी रिसीवर। बताइएगा एक संचार प्रक्रिया में कौन सा तत्व डिकोडर भी कहलाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है।
8वें का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, रिसीवर। जो रिसीव करता है, जो प्राप्तक होता है संदेश का संचार प्रक्रिया में, वही डिकोड भी करता है। जैसे आपको कोई चिट्ठी मिली, अब आप उसे पढ़ेंगे और किसी और को बताएंगे तो क्या होगा, वो डिकोड करना होगा। उस चिट्ठी को समझना ही डिकोडिंग होती है या डिकोडर होता है, ठीक है। तो आप वहां पर डिकोडर बन जाएंगे, जो रिसीवर है वही डिकोडर बन जाता है। तो एक संचार प्रक्रिया में कौन सा तत्व डिकोडर भी कहलाता है, तो जो रिसीवर होता है यानी कि जो प्राप्तक होता है, जिसे चिट्ठी या जिसे संदेश प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन आपका 8वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। खुद पर भरोसा बनाकर रखिए और एक एक प्रश्न को ईमानदारी के साथ करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। प्रश्न आपका है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ए रुधिर की जांच, बी इम्यूनाइजेशन, सी एक्सरे एवं सीटी स्कैन, डी मुफ्त दवा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। रुधिर की जांच, इम्यूनाइजेशन, एक्सरे एवं सीटी स्कैन, डी मुफ्त दवा। तो 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, एक्सरे एवं सीटी स्कैन के लिए आपको जिला अस्पताल जाना पड़ेगा या मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, एक्सरे एवं सीटी स्कैन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या आवंटित है या आवरित है। देखिए, ठीक है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या आवंटित है या आवरित है। तो कितनी जनसंख्या पर ये एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है या कार्यकर्त्री होती है, ये आपको बताना है। 10वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आप कर चुके हैं, बहुत ही आसान उत्तर होगा। ए ऑप्शन में 1000, बी में 700, सी में 400, डी 500। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, 1000 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो प्रारंभिक तौर पर किसका संक्रमण है। बताइएगा, पोलियो प्रारंभिक तौर पर किसका संक्रमण है। ए श्वसन मार्ग का, बी पाचन तंत्र का, सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, डी प्रजनन तंत्र का। बताइएगा, पोलियो प्रारंभिक तौर पर किसका संक्रमण है। देखिए, प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा। प्रारंभिक तौर पर पूछा है, क्या प्रारंभिक तौर पर। ये फोकस वाली चीजें होती हैं प्रश्नों में, लापरवाही जरा सी आपका पूरा प्रश्न गलत कर सकती है। पोलियो प्रारंभिक तौर पर किसका संक्रमण है। बताइए, पोलियो जब प्रारंभिक तौर पर होता है किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को, तो उसमें क्या लक्षण आते हैं, किस तरह का संक्रमण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11वीं का बी। सबसे पहले पाचन तंत्र खराब होता है। क्या प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर कुछ रोग दिए हैं, कुछ रोग वाहक दिए गए हैं, क्या वो सही सुमेलित हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, तो हैजा में घरेलू मक्खी दी है, क्या हैजा घरेलू मक्खी से होता है। मलेरिया में मादा एडीज मच्छर दिया है, क्या मलेरिया मादा एडीज मच्छर से होता है। डेंगू के आगे मादा एनाफ्लीज लिखा है, क्या डेंगू मादा एनाफ्लीज से फैलता है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है या कौन से सही सुमेलित हैं, यह आपको पहचानना है। ऑप्शन ए में आपका दिया है केवल एक सही सुमेलित है, बी ऑप्शन में दिया है केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं, और सी ऑप्शन में दिया है आपका केवल 2 और 3 सुमेलित हैं, और डी ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 और 3 सुमेलित हैं। तो बताइएगा कौन सी बीमारी किससे होती है, उसका सही सुमेलित कौन सा है। 1, 2, 3 में कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको पहचानना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, इनके आधार पर आपको उत्तर देना है। इस तरह के प्रश्न थोड़े कठिन बन जाते हैं क्योंकि यहां पर एक से अधिक चीजें पूछ ली जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान से हर प्रश्न की तैयारी करनी है, हर तरह के प्रश्नों को करना है, क्योंकि यही आप कर रहे हैं पिछले 5-6 महीनों में। लगातार आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ चुका होगा। अब इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखनी होगी। जो निरंतर रहेगा उसी का सिलेक्शन होएगा। जो निरंतरता छोड़ देगा, जो सिर्फ बहानेबाजी करेगा, जो सिर्फ दूसरे पर दोषारोपण करेगा कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, ये कर रहे हैं, टीचर गलत डेट बता रहे हैं, उनके पास सिर्फ बहानेबाजियां होंगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो निरंतरता से पढ़ाई कर रहा है, आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, मैं उन पर गौर करता हूं कि किस तरह का कमेंट्स कौन कर रहा है। जब आप कुछ लिखते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं, तो उससे आपके बौद्धिक स्तर का, आपकी मेहनत के स्तर का बहुत ही आसानी से आकलन लगाया जा सकता है।
तो हैजा घरेलू मक्खी, मलेरिया मादा एडीज मच्छर, डेंगू मादा एनफ्लूएंजा। तो 1 2 3 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है। हैजा घरेलू मक्खी से फैलता है, मलेरिया आपका मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, डेंगू आपका मादा एडीज मच्छर से फैलता है। तो केवल ए ऑप्शन सही है। क्लियर है आपको? घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करती है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक का उदाहरण है, जबकि मादा एडीज मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन देता है, बताइएगा। जो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होती है उसका इंजेक्शन किस तरह की इम्यूनिटी देता है, यह आपको बताना है। ए सक्रिय इम्यूनिटी, बी निष्क्रिय इम्यूनिटी, सी प्राकृतिक इम्यूनिटी और डी है आपका कोशिकीय इम्यूनिटी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन क्या देता है, किस तरह की इम्यूनिटी देता है, किस तरह की प्रतिरक्षा देता है? तो 13वें का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो है बी, क्या? निष्क्रिय इम्यूनिटी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसको छोड़कर खसरा या मीजल्स के बारे में बाकी सभी सत्य हैं? बताइए, किसको छोड़कर खसरा या मीजल्स के बारे में बाकी सभी सत्य हैं? 14वें का ए ऑप्शन है आपका 10 से 14 दिनों की इनक्यूबेशन अवधि, बी ऑप्शन है 30% का दूसरे दर्जे के आक्रमण की दर और सी है कुपोषित में और भी अधिक गंभीर, डी है लक्षणहीन संक्रमण। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, किसको छोड़कर खसरा या मीजल्स के बारे में बाकी सभी सत्य हैं? तो 14वें का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, 30% का दूसरे दर्जे के आक्रमण की दर। क्लियर आपको? इसको छोड़कर बाकी सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन से भोजन में विटामिन सी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? संतरे का ताजा रस, सेब का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस। बताइएगा 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से भोजन में विटामिन सी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? बताइएगा। गंभीरता के साथ पढ़ाई करिए, है ना। बहानेबाजियों से आपका कोई काम नहीं होगा कि एग्जाम डेट नहीं आ रही, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही, ये सब बहुत पुराने बहाने हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, संतरे का ताजा रस। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी वीडियो की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। अगर आप वीडियो का एग्जाम आपको देना है, यूपी पुलिस का एग्जाम देना है या फिर केवीएस का एग्जाम देना है, तो जीएस सेक्शन के लिए उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके करंट अफेयर्स के वीडियो भी शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि धैर्य बनाकर रखिए, धीरज बनाकर रखिए। अगला प्रश्न है आपका, रोटा वैक्सीन देने का मार्ग है ओरल, आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस। बताइएगा रोटा वैक्सीन देने का मार्ग क्या है, यह आपको बताना है। 16वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओरल, बी इंट्रामस्कुलर, आईवी, सबक्यूटेनियस। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, रोटा वैक्सीन ओरल यानी कि मुख से दी जाती है। क्लियर आपको? और हेपेटाइटिस वैक्सीन जो होती है वो इंट्रामस्कुलर यानी कि अंतःपेशी दी जाती है। और अवत्वची वैक्सीन कौन सी दी जाती है? एमएमआर। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीजों को समझना है। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रेकोमा संचरण या ट्रांसमिशन का तरीका है। बताइएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रेकोमा संचरण या ट्रांसमिशन का तरीका है। सीधा संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क, इनआइसोलेशन, डी लाट्रा ऑर्गेनिक। तो बताइएगा 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रेकोमा संचरण या ट्रांसमिशन का तरीका है। तो 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, अप्रत्यक्ष संपर्क। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर के लिए कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? ए 18, बी 22, सी 20, डी 24। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर के लिए कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 18वें का डी ऑप्शन आपका सही है, 24 खनिज लवणों की। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वांछित लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं, बताइएगा क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि वांछित लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं। ये क्या है? मार्गदर्शन है, या सुपरविजन है, या मूल्यांकन है, या चर्चा है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वांछित लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं। तो 19 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, मूल्यांकन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आशा को सम्मिलित किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, या 10वीं पंचवर्षीय योजना? बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आशा को सम्मिलित किया गया था? जो आशा कार्यकर्ती होती हैं प्रत्येक गांव में, तो उनको किसके तहत सम्मिलित किया गया था? तो 20वें का आपका सी ऑप्शन सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 2007 से 2012। क्लियर आपको? योजना आयोग के पत्र पर यह आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 2012 तक। अगला प्रश्न है आपका, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका है HCG, IgG, FPV और HPV, हेपेटाइटिस बी या HPV? बताइएगा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका है। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 21 का आपका डी ऑप्शन सही है, HPV। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भ शिशु में अस्थि भवन यानी कि ओसिफिकेशन प्रारंभ होता है कितने सप्ताह के बाद? गर्भ शिशु में, जो गर्भस्थ शिशु है उसमें अस्थि भवन यानी कि ओसिफिकेशन प्रारंभ होता है। ए 3 सप्ताह में, बी 5 से 8 सप्ताह में, सी 12 से 15 सप्ताह में, डी है 8 सप्ताह में। बताइएगा 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 22 का आपका बी ऑप्शन सही है, 5 से 8 सप्ताह में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मल्टीपल गर्भावस्था की निश्चित नैदानिक जांच है HCG, पैल्पेशन, अल्ट्रासोनोग्राम या AFPP? बताइएगा मल्टीपल गर्भावस्था की निश्चित नैदानिक जांच क्या है? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही है, अल्ट्रासोनोग्राम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु में अपगार स्कोर कब मापन करना चाहिए? ए जन्म के 1 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, या बी जन्म के 10 मिनट बाद फिर अगले दिन, या सी जन्म के 30 मिनट बाद फिर 60 मिनट बाद, या डी जन्म के 5 मिनट बाद फिर 1 घंटे बाद? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? नवजात शिशु में अपगार स्कोर कब मापन करना चाहिए? तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, जन्म के 1 मिनट बाद फिर 5 मिनट बाद। 24 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के दांतों के विकास में सही कथन क्या है? बताइएगा बच्चों के दांतों के विकास में सही कथन क्या है? और ये 25 क्वेश्चन है, यहां पर आपका 56 लिखा है, इसको गलत कर दीजिएगा, यहां पर आपका 25 है। क्लियर आपको? तो बच्चों के दांतों के विकास में सही कथन है, नवजात बच्चों में पहला दांत निचला केंद्रीय कृंतक है, या बच्चे में पहला दांत 6 से 7 माह की आयु में आता है, या सी बच्चों में दूध के दांत संख्या में 20 होते हैं, या डी उपरोक्त सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों के दांतों के विकास में सही कथन है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको?